कि राजनीति में होता है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं सभी लोग अपनी जीत का दावा करते हैं कि सभी सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो सर आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? अमौली में लंबे समय से थाने की मांग चल रही है, बस स्टॉप की मांग चल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमौली एक कस्बे के रूप में केवल कहा जाता है और अभी भी वो ग्राम है। तो नगर पालिका की भी मांग चल रही है। इन सारी चीज़ में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका एक राजनीतिक गुरु होता है। क्या आपका भी कोई राजनीतिक गुरु था? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाशवीर और आपका स्वागत है AFC टाइम्स में। इस समय हम मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय आदित्य पांडे जी, जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं। आज हम बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा से संबंधित उनसे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। सर जहानाबाद विधानसभा में एक ऐसी विधानसभा मानी जाती है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से ऐसा चला आ रहा है कि जातिगत यहाँ पर राजनीति होती है। तो इस बार की जो राजनीति होने वाली है, इस बार जो चुनाव होने वाला है, क्या वो जातिगत होगा या फिर विकास के मुद्दों पर होगा? देखिए, यहाँ पुराना इतिहास है। रामकिशोर वर्मा जो कुर्मी जात से वो निर्दलीय विधायक बने थे। यहाँ पर उन्होंने जात की व्यवस्था की नींव रखी थी। राजनीति में जातिवाद का उन्होंने वो किया था और एक जात विशेष के लोग जात के आधार पर ही पूरा यहाँ पर लगभग 30-35 साल से जातिगत राजनीति शुरू किए थे। लेकिन इस बार का इलेक्शन जो है वो ये बता रहा है कि जात के आधार पर नहीं, हम विकास और काम के आधार पर हम विधायक चुनेंगे। धन्यवाद सर। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र का मसला हो, जनहित से जुड़ा मुद्दा जो होता है, पहला तो विकास होता है और दूसरा लोगों का उत्पीड़न न हो, न्याय मिले, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और लोगों को थानों से लेकर के और SDM और DM तक न्याय मिले। यही मेन पब्लिक का जो है उद्देश्य है और पब्लिक ऐसा MLA चाहती है, ऐसा अपना जनप्रतिनिधि चाहती है कि वो ईमानदारी से काम करे और न्याय संगत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करें। सर जैसे कि आपका राजनीतिक कैरियर बहुत पुराना रहा है और बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, राजनीति में आपकी एक अलग पकड़ है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपने बहुजन समाज पार्टी से बहुत लंबे समय से राजनीति की है। तो सर थोड़ा सा पीछे हम जानना चाहेंगे कि राजनीतिक कैरियर की शुरुआत आपकी कब और कैसे हुई? मैं छात्र जीवन से ही कानपुर विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहा था। वहाँ से मैं युवा कांग्रेस में रहा, प्रदेश स्तर तक के पदों पर रहा और 1999 में बहन कुमारी मायावती से प्रेरणा पा करके सर्वजन समाज की बात जो उन्होंने रखी, उसके तहत मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और ये हमारा पैतृक जन्मभूमि है, ये जहानाबाद विधानसभा। यहाँ पर आकर हमने जनसेवा का कार्य शुरू किया। 2002 में बहन कुमारी मायावती ने हमें टिकट दिया और बहुत नज़दीकी मुकाबले में हम लगभग 300 वोटों से पीछे रह गए थे। लेकिन 2007 में जब दोबारा हमें मौका दिया हमारी पार्टी ने, हमारी नेता ने, तो हम अच्छे अंतर से 10,000 वोटों से अंतर से जीत करके और विधानसभा पहुँचे। सर जैसे कि जहानाबाद विधानसभा के चुनाव में आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले टिकट मिल गया था, क्योंकि बहन जी ने सबसे पहले आपका टिकट घोषित कर दिया था लगभग दिसंबर में। तो ये टिकट मिलने से क्या राजनीतिक रूप से कुछ फ़ायदा आपको समझ में आ रहा है कि पहले मिलने से फ़ायदा मिलेगा आपको? निश्चित तौर पर मुझे पूरा टाइम मिला और मैं प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक गांव में, जो 300 से ऊपर गांव हैं, मैं हर गांव में पहुंच गया हूं। जो रह गए हैं वो 10 दिन के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा और जन जन तक अपनी बात पहुंचा दिया है। हर आदमी की बात सुनी है और हर आदमी को उसकी सफाई देने का काम किया है। जैसे कि राजनीति में होता है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं सभी लोग अपनी जीत का दावा करते हैं कि सभी सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो सर आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं जहानाबाद विधानसभा में? चूँकि जनता हमारा इलेक्शन लड़ रही है, हम प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है और जो जनता कह रही है कि दूसरे नंबर के लिए भाजपा और सपा लड़ रही हैं और कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जनता ने कह दिया है, 26 दिसंबर से ही जनता ने बता दिया था कि यहाँ पर अब बहुजन समाज चलेगा, हाथी दौड़ेगा और आदित्य पांडे जैसा सेवक की ज़रूरत है और वही चुनाव जीतेंगे। सर जब 2007 में आप विधायक थे तो आपने क्षेत्र में बहुत सारे बड़े काम किए जिसके लिए लोग आपको जानते हैं और जिसकी वजह से लोगों का जुड़ाव है आपके साथ। तो कुछ ऐसे बड़े काम आप हमें बताना चाहेंगे जो आपने किए क्षेत्र में और अभी तक दोबारा कोई कर नहीं पाया वो काम? लंबी फेहरिस्त है जी। हमने अमौली में
100 बेड का चिकित्सालय बनवाया, लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से। हमारे सामने ही बन के तैयार हो गया था। और बाद में जब समाजवादी पार्टी के विधायक हुए तो उन्होंने अपना पत्थर लगा दिया, लेकिन जनता तो सब जानती है। इसके अलावा कम से कम 5 हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए विभिन्न गाँव में। जितने हमारे पावर हाउसेस थे उनमें ट्रांसफार्मर सिंगल थे, तो अलग अलग फीडरों में बारी बारी से बिजली सप्लाई होती थी। मैं तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रामवीर जी से मिलकर के मैंने सभी में, जहानाबाद, दमौली, बबई, जाफरगंज, सभी जगह हमने डबल ट्रांसफार्मर कराए, जिससे जितनी आपूर्ति ऊपर से हो सभी फीडरों समान रूप से हो। इसके अलावा लगभग हमने 85 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लगभग 85 हमने जूनियर हाई स्कूल और लगभग 90 छोटे प्राथमिक विद्यालय हमने बनाने का काम किया है। इसके अलावा पंचायत भवन बहुत सारे बनाए हैं। हैंडपम्प तो हमने इतने लगाए हैं कि आज तक लोग गांव में कहते हैं विधायक जी आपका दिया हुआ हैंडपम्प पानी पी रहे हैं, आपके जाने के बाद यहाँ एक भी हैंडपम्प नहीं लगवाया किसी जनप्रतिनिधि ने। इसके अलावा ITI जो अभी निर्माणाधीन है, समाजवादी सरकार ने रुकवा दिया था जांच के नाम पर, तमाम पंचायत भवन रुकवा दिए थे, वो तमाम अभी कंप्लीट हुए हैं। और सड़कों का बहुत बड़ा जाल किया। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमने काम किया, जो आज ये पावर प्लांट खड़ा हुआ है जिसको घाटमपुर पावर प्लांट अब कहते हैं, ये मैंने बहन कुमारी मायावती जी से आग्रह करके इसको हमने दबसौरा पावर प्लांट के नाम से इसका सर्वे हुआ था। ज़मीन का अधिग्रहण भी शुरू होने जा रहा था, लेकिन उसी समय जो भारत सरकार के कोयला मंत्री थे शिव प्रकाश जायसवाल, उन्होंने इस पावर प्लांट को अपने कानपुर नगर में लाने के लिए उन्होंने चेंज करा दिया इसको। और चूँकि जो कंपनी बना रही इसको नेवनी लिग्नाइट कॉरपोरेशन, वो कंपनी कोयला मंत्रालय के अधीन कंपनी थी, तो उनकी बात माननी पड़ी और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया 5 किलोमीटर रेलवे लाइन के उधर। लेकिन फिर भी हमारे जनता को भी लाभ मिल रहा है, तमाम लोगों को रोजगार मिला है, वहाँ व्यवसाय मिला है, ज़मीन की कीमतें अच्छी मिली हैं, तो लाभ हमारे क्षेत्र को भी हो रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे यहाँ। जैसे कि आपने इतने सारे काम बताए, एक काम आप भूल गए, अमौली में पानी की टंकी भी आपने बनवाई थी, तो वो भी एक बड़ा काम था क्योंकि पेयजल की समस्या थी बहुत ज़्यादा उस समय। तो जो पानी की टंकी से गांव-गांव में पेयजल पहुंचने लगा, ये बहुत अच्छा एक कार्य किया आपने। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बहुत लंबे समय से क्योंकि अमौली जो है लगभग जहानाबाद विधानसभा का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है, तो अमौली में लंबे समय से थाने की मांग चल रही है, बस स्टॉप की मांग चल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमौली एक कस्बे के रूप में केवल कहा जाता है और अभी भी वो ग्राम है, तो नगर पालिका की भी मांग चल रही। इन सारी चीज़ों पे भी क्या प्रयास आप करेंगे विधायक बनने के बाद? अमौली जब मैं राजनीति की शुरुआत की थी सन 2000 में, अमौली चौकी को भी हटाने का काम किया जा रहा था। उस समय मैंने आंदोलन किया था, जिसका मुकदमा आज भी मेरे ऊपर चल रहा है। तत्कालीन जो है कप्तान ने और भाजपा सरकार ने हमारे ऊपर दायर कराया था। चौकी हमने बचा ली थी, मुकदमा आज भी मैं लड़ रहा हूँ। रही बात थाने की, तो चांदपुर से अमौली की दूरी 7 किलोमीटर है। थाने की ज़रूरत नहीं है, थाने की आवश्यकता नहीं है। थाना क्षेत्र तो इतना अब दूर नहीं है कि, और 10 किलोमीटर जहानाबाद है, तो लेकिन चौकी स्थापित है, चौकी को ही रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बना दिया जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और अमौली जो है वो हार्ट है, जहानाबाद की राजनीति का हार्ट है, और अमौली में बहुत हमने विकास कराया है। अमौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर 2 कमरे थे, उसको उच्चीकरण कराया, CSC बनवाया, पानी की टंकी बनाई, RCC बनाई, और ब्लॉक जो आज ब्लॉक मुख्यालय है, उस समय हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हुआ करती थी, वहाँ हमने सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया और उसका भी हमने बहुत सौंदर्यीकरण किया था। अमौली के लोग हमको हमेशा जिताते रहे चारों इलेक्शन में, और इस बार तो आंधी है। शायद अमौली में उसी पार्टी के लोगों को 2 सैकड़ा भी वोट मिल पाए। सर जैसे कि किसी भी विधानसभा में कहीं पर भी होता है, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है उनके रोज़गार को लेकर के। तो क्या अगर आपकी सरकार आती है, आप सत्ता में आते हैं, तो क्या ऐसी कोई योजना लाने का प्रयास करेंगे जहानाबाद विधानसभा में कहीं भी कि जिससे रोज़गार मिल सके युवाओं को, कोई इंडस्ट्री हो, ऐसा कुछ अगर प्रयास करेंगे आप? बहन कुमारी मायावती की सरकार में जितनी नौकरियाँ दी गई, पिछली उसके पीछे की 2 सरकारों में और आगे की 2 सरकारों में, कंपैरिजन ही करना बेकार है, नगण्य है। और हमारी नेता का ये उद्देश्य रहता है
कि गरीबों को, कमज़ोरों को, युवाओं को, महिलाओं को रोज़गार मिले। निश्चित तौर पर अगर हम लोग सत्ता में आते हैं और जिम्मेदारी मिलती है तो मेरा प्रयास होगा कि जहानाबाद अमौली क्षेत्र में कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित हो। अब तो पावर प्लांट भी लग गया है, जिससे हमें बिजली आपूर्ति भी बहुत अच्छी मिलेगी। निश्चित तौर पर कोई न कोई प्रयास करके ऐसी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करूंगा जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को नौकरी मिले। कल मैं घूम रहा था, गांव अतमादपुर है जमुना की पट्टी में, तो वहाँ घूमते घूमते एक महिला मिली, तो उन्होंने ये बात कही कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि 5 साल में तो हमारे बच्चे ओवर रेट हो गए, नौकरी नहीं मिली। हम इस सरकार को कतई पसंद नहीं करते, हम आपके साथ रहें। सर, जैसे कि किसानों की बात की जाए तो किसानों की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इस समय भी जैसे बहुत सारे किसानों की समस्याएं हैं, तो किसानों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे क्या? आप जहानाबाद विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां यमुना की कटरी, गंगा की कटरी, नून, रिंद और पांडु 5 नदियां जहानाबाद विधानसभा को क्रॉस करती हैं और बहुत बड़ा इलाका है, बिहड़ी क्षेत्र है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ अन्ना जानवरों की है। इस सरकार ने गौ सेवा के नाम पर गौ हत्या करने का काम किया। तमाम बनाए तो इन्होंने छोटे छोटे तारबंदी करके गौशालाएं, लेकिन उन गौशालाओं में कोई व्यवस्था नहीं, चारा नहीं है, पानी है, बुरी तरह से गायें मर रही हैं बिलक बिलक करके। इनको गौ हत्या का पाप लगेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस व्यवस्था को, जो प्रदेश स्तर की है, हमारे यहाँ की अकेले नहीं है, उस व्यवस्था को ठीक किया जाए। हमारा क्षेत्र चूँकि बिहड़ी क्षेत्र, तो यहाँ ज़्यादा समस्या है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में पहुँचेंगे, इसकी बात उठाएंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि ये निरंकुश प्रशासन है। यहाँ पर किसानों को खाद तो कह दिए साहब 1200 रुपये की DAP मिलेगी, लेकिन मिलती कहाँ है? कोई कंट्रोल नहीं है। दुकानदार कमी दिखा के, बता के 1400 रुपये, 1500 रुपये में DAP बेच रहे हैं। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। बिजली की व्यवस्था खराब है। किसान जब प्राइवेट लाइनमैन से बात करता है, जो पैसा देता है तो उसकी लाइन ठीक होती है। ट्रांसफार्मर में जाता है तो जा करके जब तक 10,000 रुपये पुजापा नहीं चलाता, उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। पुलिसिया उत्पीड़न जारी है। अगर 112 को कोई फ़ोन करता है पीड़ित व्यक्ति, तो 112 अभियुक्त को तो नहीं पकड़ पाती। जिसने फ़ोन किया उसी को उठा के ले जाते हैं और बंद करते हैं। या तो 151 में बंद करेंगे या फिर उनको पुजापा दो, उनको जो है रिश्वत दो। इन सब व्यवस्थाओं से बहुत पीड़ित है आदमी यहाँ का। और इसीलिए पूरी जनता, चूँकि मैंने 7 से 12 तक बहुत प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से दुरुस्त किया था, उनको ये बताया था कि तुम नौकर हो इस लोकतंत्र में और नौकरी करो। उसी तरह से मैं फिर भी इस लड़ाई को लड़ूंगा। सरकार में रहूँ तो भी लड़ूंगा और विपक्ष में रहूँगा तो भी लड़ूंगा। जैसा कि पहले भी देखा गया है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त रहती है हमेशा से। सर, एक कमेंट लेना चाहूँगा महिला सुरक्षा को लेकर के। बहन जी खुद महिला हैं और इसलिए उनको महिलाओं का दर्द, महिलाओं की पीड़ा बहुत अच्छे से अवगत हैं। वो शिक्षिका भी रही हैं और संघर्ष भी किया उन्होंने फील्ड में, और दलित समाज से आती हैं। वो बेहतर समझ सकती हैं कि महिला सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये लोग जो एक महिला भी नहीं अपनी अर्धांगिनी बना सके, इन लोगों को महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं का दर्द, जिनका गृहस्थ जीवन नहीं है, वो क्या समझेंगे? केवल सब कागजी है। जितना महिला उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है, किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनकी डेड बॉडी भी रात में 2 बजे जला दी गई, किस तरह महिलाओं को जा करके विधानसभा के सामने अपने को आग लगा कर समर्पित करना पड़ा। ये तो थोथे वादे करते हैं। कोई महिला सुरक्षा नहीं है। जितनी अच्छी सुरक्षा, जितना अच्छा प्रशासन, दंगा मुक्त हमारी बहन कुमारी मायावती की सरकार में हुआ था, ये उससे बहुत दूर हैं, कहीं नहीं है। और इसलिए महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर बहन जी के साथ हैं। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे। जैसे कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका एक राजनीतिक गुरु होता है। क्या आपका भी कोई राजनीतिक गुरु था? हमने खुद सीखा इस बात को। हमने किताब पढ़ी थी घनश्याम दास बिड़ला की, जिसका नाम ही था कि अपने गुरु स्वयं बनो। तो मैंने राजनीति में किसी को गुरु नहीं माना। मैं तो जनता को गुरु मानता हूँ। जनता सिखाती है कि किस तरह आपको काम करना है। तो मेरा कोई राजनीतिक गुरु नहीं, मैं खुद अपना गुरु हूँ और मेरी गुरु है तो जनता है। इसने मुझे बताया कि किस तरह आपको काम करना है, जिससे हम आपके साथ चलेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जहानाबाद विधानसभा के वोटर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जहानाबाद विधानसभा की जनता हर चीज़ खुद समझ रही है और उस पर अमल कर रही है। फिर भी
चुनाव है, मैं संदेश देना चाहूँगा कि आपके सामने 3 प्रत्याशी हैं, मजबूत दावेदार। आप उनमें किसको बेहतर समझते हैं, आप समझ भी रहे हैं, उसको आप चुनें जो आपके 5 साल के आपकी अच्छे से सेवा कर सके, अधिकारियों की जेब का गुलाम न बने, अधिकारियों से आपके हक हकूक़ के लिए लड़े, संघर्ष करे। और वो मैंने बेहतर दिखाया है। ये जो इसमें जो तीनों प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी के और मैं, इनको जनता ने पहले भी टेस्ट किया है, इनका अनुभव लिया है, इसलिए जनता सब जानती है, तैयार है। जी धन्यवाद सर। दोस्तों हमारे साथ थे पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी के श्री आदित्य पांडे जी रहेंगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।